पढ़ दिया था। चलो अब बढ़ते हैं आगे। सूझ आगे को, सूझ समग्र परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण पर आधारित होती है। ये बात याद रखना कि सूझ के विकास के लिए आपको पहले पूरी परिस्थिति को समझना पड़ेगा, अन्यथा आप में सूझ विकसित नहीं हो सकती, या यूं कहूं कि सूझ के द्वारा समस्या समाधान विकसित नहीं हो सकता। आओ अब बढ़ते हैं आगे। एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे। हाँ अब सूझ समग्र परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण पर आधारित होती है। समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण इस बात का मतलब यह है कि सूझ की प्रक्रिया में जब तक आप हर परिस्थिति के हर पक्ष के बारे में सारी बात नहीं जानोगे, तब तक आपके पास चीजें होने के बावजूद आप समाधान नहीं कर सकते। अगर सुल्तान को ये नहीं पता होता कि ये वेबसाइट पर चढ़ सकते हैं, तो कभी नहीं कर पाता। आपने कई बार व्हाट्सएप पर इस तरह के कुछ फोटोग्राफ्स आते हैं कि एक दीवार है, एक व्यक्ति यहाँ पर से खड़ा है और इधर बहुत सारी सीढ़ियां पड़ी हैं और वो उनका इस्तेमाल नहीं कर रहा। उसको तक ये नहीं पता कि सीढ़ियों को कैसे लगा के इस पर चढ़ा सकता है, तो परिस्थिति सामने होने के बाद भी व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता। यहाँ से एक थ्योरी डेवलप हुई कि सूझ विकसित कैसे होती है ये पता चले। इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, यहाँ से प्रश्न आता भी है, तो हेडिंग लगाइए सूझ का विकास। इस बार सेकंड ग्रेड में इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था। सूझ के विकास के जो 4 चरण है उसके तीसरे चरण के बारे में उसने सेकंड ग्रेड में इस बार पूछा दिया। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि सूझ का विकास कैसे होता है। आओ देखो बच्चों, अगर मैं सूझ के विकास की बात करूं तो सूझ के विकास के कितने चरण? 4 कितने चरण? 4 चरण। पहली बात तो याद रखना। और सूझ के विकास के चारों चरण की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, उनको और लिख लेते हैं। तो सूझ के विकास का पहला चरण कहलाता है तैयारी की अवस्था। पहले एक बार समझ लो, फिर इसको लिख लेना। पहले एक बार समझा देता हूं क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको याद होने जरूरी है। पहली अवस्था तैयारी की अवस्था, ये बोल लेना, ये मत समझ लो। इसको कहते हैं स्टेज ऑफ प्रिपरेशन। सूझ के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि आप चेतन स्वरूप में तैयारी करें। तैयारी की प्रक्रिया कैसे होगी? चेतन रूप से तैयारी करने का मतलब है कि आपको मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको गणित का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, या आपको कोई कविता लिखनी है, या आपको कोई चित्र बनाना है। ये सारे एक तरह की ऐसी चीजें हैं जिसमें सूझ का काम होगा। तो आप क्या करोगे? कविता लिखने की प्रक्रिया में मान लीजिए कि मुझे मेरा मन हो कि मैं कविता लिखूं, तो क्या मैं आपको पढ़ाते समय कविता लिख सकता हूं क्या? नहीं लिख सकता हूं। इसमें चल रहा होगा पढ़ाने की प्रक्रिया में। तो तैयारी का मतलब है कि मैं अपने आप को किसी जगह पर, किसी शांत सी जगह पर जाकर बैठूं, कॉपी पेन लेकर बैठूं, कुछ और प्रारूप में कुछ कविताएं पढूं, कुछ कहानियां पढूं, कुछ विचार करूं, कुछ सोचूं। उस हद तक सोचूं कि सोचने की सारी सीमाएं क्या हो जाए, पार हो जाए और मुझे सॉल्यूशन नहीं मिले। ये पहली शर्त है कि आप कभी खुद से प्रयास करोगे लेकिन आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो ये कौन सी अवस्था हुई? तैयारी की अवस्था। फिर मनोवैज्ञानिकों ने माना कि दूसरी स्टेज जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको कहते हैं उद्भवन। उद्भवन को अंग्रेजी में कहते हैं इंक्यूबेशन। और उद्भवन वो चरण है जहां आप चेतन प्रयास से हट जाते हो। जहां क्या करते हो? चेतन प्रयास से हट जाते हो। उद्भवन कौन सी स्थिति है? जहां आप चेतन प्रयास से क्या कर रहे हो? हट रहे हो। आगे छोटा बंदे को नहीं लगा। अब इसमें मनोवैज्ञानिक रूप से क्या हो रहा है कि आपका चेतन दिमाग तो काम नहीं कर रहा, लेकिन अचेतन दिमाग अपना काम कर रहा है। जैसे कल मैंने एग्जांपल दिया कि आप लाइब्रेरी में प्रश्न हल कर रहे हो, नहीं हो रहा, आगे छोड़ दिया, छोड़िए, चलेगा, नहीं हो रहा, चलो चाय पीने चलते हैं। अब जब चाय पी रहे हो उस समय आप कौन सी स्थिति में हो? उद्भवन की स्थिति में, क्योंकि आप चेतन प्रयास से हट रहे हो। तीसरी स्टेज आती है प्रदीप्ति प्रभासन। तीसरी स्टेज का नाम है प्रदीप्ति और प्रभासन। इस स्टेज से ही इस साल सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया था। उसने पूछा था कि वो चरण जहां पर विश्राम लेने के बाद अचानक से सूझ प्रकट होती है। अचानक से, ये बात याद रखना, सूझ ऐसे चरणों में टुकड़ों में नहीं आएगी, एकदम से आपको पता नहीं चलेगा कि इसका उत्तर तो ये था, और तुरंत हर चीज हटोगे। वो अचानक से सूझ प्रकट होना इसके अंतर्गत आता है प्रभासन में। और चौथा और अंतिम जो इसमें आता है वो आता है क्या? सत्यापन संशोधन। क्योंकि सूझ अमूर्त होती है, एग्जैक्ट 100% सॉल्यूशन नहीं आता। आप जैसे कोई कविता वगैरह लिखता हो, चित्र वगैरह लिखता हो, एकदम से नहीं आता, चित्र सामने बड़ा दिख जाए, आपको कुछ एब्स्ट्रैक्ट सी कुछ चीज दिखाएगी और आप उसको अपने हिसाब से संशोधित करोगे, सत्यापित करोगे। ओके वो संशोधन, सत्यापन, वेरिफिकेशन कहते हैं इसको। आप वेरीफाई कर रहे हो इस स्टेज पे कि सूझ आई है वो सही है या नहीं है, उसको अब किस तरह से प्रयोग में लाया जाता है। तैयारी, उद्भवन, प्रदीप्ति, संशोधन, सत्यापन, ये चारों चरण का ऑर्डर भी पूछा जा सकता है आपसे। आपसे हो सकता है कोई एक चीज पूछ ले। इसी सूझ के आधार पर कोहलर ने इसे यूरेका या आहा अनुभव कहा था सूझ को। कौन सा अनुभव? आहा अनुभव। ये यूरेका ग्रीक भाषा से लिया हुआ शब्द है एक्चुअली। इसका मतलब होता है मिल गया। क्या मतलब होता है? मिल गया। ये पूछा जाएगा, पता होना चाहिए। फिजिक्स वाले स्टूडेंट को सोचता है, बताओ, और अभी सबको पता चल जाएगा। फिजिक्स में बड़े महान जिनका नाम है आर्किमिडीज, सुना नाम इसने? उत्पल बल दिया था जिन्होंने, पॉइंट फोर्स दिया था। पॉइंट फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जिसके जरिए कोई भी ठोस वस्तु किसी द्रव्य में कब तक तैरेगी इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो कहते हैं आर्किमिडीज इस चीज पर प्रिंसिपल पर विचार कर रहे थे और राजा ने कहा उनको कुछ ऐसा पता करो कि दो कहानियां, एक कहानी कोई चीज कब तैरती है ये बताओ। या राजा को कहा कि मेरा मुकुट जो है वो पूरा सोने का बना हुआ है या उसमें कोई खोट तो नहीं है ये बता करो। अब वो आर्किमिडीज को लग रहा है कि कैसे पता करें, कैसे पता करें। तो काफी दिन तक सोचते रहे कि कोई चीज पानी में कैसे तैरेगी, क्या होगा तरीका, और पूरी तरह से परेशान 2 दिन तक सुबह शाम रोटी नहीं खा रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। तो आर्किमिडीज नदी में नहाने चला गया। ये सत्य घटना है। आर्किमिडीज जाने चला गया नदी में नहाने। अब नदी में जब आर्किमिडीज नहा रहा था तो अपने ठीक है भारतीय परिवेश में कुछ लाज शर्म नाम की चीज होती है, तो नहाते समय 2-5 कपड़े तो पहनते हैं। विदेश में यहाँ को मालूम नहीं हो तो पंचतत्व के बने हुए शरीर को नहलाते हैं। मनुष्य के बने हुए कपड़ों का कोई लेन देन नहीं होता नहाने से। तो अपने सारे कपड़ों को साइड में करके और ये पंचतत्व का बना हुआ शरीर सीधा पानी में डूब दिया उसने नदी में। और नहाते नहाते जैसे छलांग मारी, कुछ पानी छलक के साइड में हुआ और तैर रहा तैरते तैरते चिल्लाया यूरेका, जनाब आवाज पास वर्ल्ड करके बात हो गई। सत्य वहीं से आया वर्ल्ड मार्क। लोग यूरेका 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 मिल गया सॉल्यूशन मिल गया। आगे एकदम से लगा कि मैं कब कह रहा हूं क्योंकि मैं हर क्षण अपने द्रव्यमान जितना वॉल्यूम जितना पानी हटाता जा रहा हूं। वॉल्यूम क्या है? द्रव्यमान कितने क्या कहते हैं वॉल्यूम को? क्या आयतन जो होता है वो वॉल्यूम जितना पानी हटाता जा रहा हूं, जितना हटा रहा हूं उतना डिस्प्लेसमेंट होती है। मैं जैसे मैं हटा गया रुकूंगा और बहुत कम मिला जाता है। ये सत्य बात है। आज की वीडियो यूं ही बता जाएगा बस यूरेका और यूरेका यहां पर तो राजा दरबार में बैठा रानी बैठे सब लोग भाई राजा क्यों बोला हां बोला राजा यूरेका बोला यूरेका थोड़ी तो यूरेका यूरेका को मिली यूरेका सर में सर इंसान ना कोई आया बोले और राजा को मिल गया मिशन पूरा हो गया। मेरे को मिल गया तो मिल गया ठीक है यूरेका पकड़ मेरा कम से कम मेरे दरबार में लोगों के सामने नंगा गया। उसने कहा कि राजा को ऐसा कि मैंने बहुत काली चीज पूछ ली और मैं हो गया अमर। ये स्टेटमेंट आर्किमिडीज का कि आई कांट डाई। मैं अमर हो जाऊंगा, अपने कपड़े पहनूं नहीं पहनूं, टाटी रखूं, क्या पड़ता है, जब तक पृथ्वी पर मानव सभ्यता रहेगी मैं जिंदा जरूर रहूंगा। और ये बात है कि आर्किमिडीज वास्तव में लोग जानते हैं वो चीज पानी में क्यों तैरती है, जहाज पनडुब्बियां जो बनती है उसी व्यक्ति के साधारण से यूरेका और वो सिद्धांत परिवेश है। तो वहां से कोहलर ने भी ये स्टेटमेंट, कोहलर ने अपनी किताब डायरेक्ट में करने के बारे में उल्लेख करता है कि ये आंखों में इसको इसलिए मानता हूं कि आर्किमिडीज ने भी वो उसी क्षण में जो चीज आई थी कि ये इसीलिए नहीं तैर रही है या वो हम इसीलिए तैर रहे हैं, ये वो सूझी थी, वो इंसाइट थी, वो अंतर्दृष्टि थी जिसको आर्किमिडीज ने यूरेका वर्ड यूज किया था। इसलिए तो मैं भी इसको यूरेका कहूंगा। ये चीज है। ये मैं बता रहा हूं कि 4 चरण की होनी चाहिए। तैयारी, एक उद्भवन, एक प्रदीप्ति, एक प्रभासन। अब एक बात बता दूं कि उद्भवन का ये मतलब नहीं कि तुम कमरे में फिल्म की किताब चालू उसको पढ़ के सो जाओगे, सर कह रहा है कि विश्राम करना जरूरी है। तो सर किताब तैयारी कर लिया, किताब उठा के हम सोगा अब थोड़ी देर बाद यूरेका आपको भी यूरेका होगा। वो दूर को यूरेका वाला आप लोग यूरेका बनियो यहां हम लोग बने यूरेका सियारो। आओ तो ये सूझ के विकास के चरण है। तो पहला चरण को एक लाइन लिखेंगे, तैयारी की अवस्था, प्रिपरेशन। चलो भैया लिखा, अब लिखो। हां केवल ये लिखो, इस पे एक लाइन लिखेंगे अपन। लिखो इस अवस्था में समस्या को परिभाषित किया जाता है, परिभाषित किया जाता है, परिभाषित किया जाता है और उसकी व्याख्या की जाती है। समस्या को परिभाषित किया जाता है और उसकी व्याख्या की जाती है। समस्या को परिभाषित किया जाता है और उसकी व्याख्या की जाती है। ठीक है। दूसरी स्थिति उद्भवन। अब स्टेप नंबर 2 लिखो, उद्भवन। आपसे ये पूछा जा सकता है कि सूझ के विकास के चरण में वो अवस्था कौन सी
प्रयास नहीं करता, विश्राम करता है। बुध भवन आपसे पूछ के पहले चरण कौन सा है? तैयारी। आपसे पूछ ले कि वो अवस्था जब एकदम से सूझ प्रकट होगी तो सेकंड में इंस्पायर आया था प्रदीप्ति या प्रभासन, ठीक है, लिखो बुध भवन। यह सूझ के विकास की प्रक्रिया में, यह सूझ के विकास की प्रक्रिया में चेतन प्रयास से हट जाना है, चेतन प्रयास से हट जाना है, पूर्णविराम। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह विश्राम की अवस्था है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यह विश्राम की अवस्था है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, विश्राम का मतलब वो जनरल विश्राम नहीं है। विश्राम का मतलब आप वो काम नहीं कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो। कई बार हम चाबी लेके भूल गए, हमें याद नहीं आ रही, कोई चीज को सामान लेके भूल जाते हैं। हमने भारतीय परंपरा में, खासतौर पर राजस्थानी परंपरा में महिलाओं के द्वारा इसके लिए कोट का भी प्रयोग किया जाता है। आपको अगर पता हो किसी को नहीं हो, घर में कुछ महिलाएं वो सामान क्या करती थी, कोई चीज अगर जिसको ना जी परात वाली याद नहीं आ रही, कोई चीज है तो साड़ी के पल्ले से या चुन्नी से कोई गांठ लगा के बैठ जाएगा, वो बहुत ज्यादा याद होगी। तो उस प्रक्रिया में वो ढूंढ रहे हैं, उनको नहीं मिलता तो छोड़ देते हैं, एकदम से याद आता है आपने नहीं बना याद हो गया। तो ये भी हो सकता है, कहने का मतलब ये है कि ये चीज हमारे पास है नहीं, तो या कुछ हो सकता है कि वो गाड़ी की चाबी खा ली या फिर कोई सामान खा लिया या कोई टीवी का रिमोट मोबाइल ऐसी कुछ चीज हो सकती है। तो ये विश्राम करना, तीसरे पे प्रदीप्ति प्रभासन, इल्यूमिनेशन। यहां पर लाइन लिखवा दूंगा, मैं कल चर्चा कर रहा था जिसकी, लिखो इस अवस्था इस चरण में, अवस्था लिखो, चरण इस अवस्था में, इस चरण में सूझ, सूझ इस अवस्था में, इस चरण में सूझ, कॉमा सृजनात्मक विचार, कॉमा अपसारी चिंतन अचानक से प्रकट होते हैं। सूझ, सृजनात्मकता, अपसारी चिंतन, मतलब तीनों के विकास की प्रक्रिया सेम है। ये बात है, इस लाइन का मतलब ये है, सूझ, अपसारी चिंतन, सृजनात्मकता अचानक से प्रकट होते हैं, एकदम से एक ही क्षण में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अब लिखो 4 नंबर, संशोधन सत्यापन में लिखो, सूझ के द्वारा संशोधन सत्यापन वेरिफिकेशन में लिखो, सूझ के द्वारा आए विचार को व्यावहारिक स्तर पर, व्यावहारिक स्तर पर परीक्षण करते हुए, व्यावहारिक स्तर पर परीक्षण करते हुए सत्यापित किया जाता है, व्यावहारिक स्तर पर परीक्षण करते हुए सत्यापित किया जाता है, व्यावहारिक स्तर पर परीक्षण करते हुए सत्यापित किया जाता है। ये सूझ का सिद्धांत है जिसमें ये सारी चीजें लगती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपका सॉल्यूशन जो हो वो सृजनात्मक है, सूझ से भरा हुआ है, लेकिन अगर वो व्यावहारिक नहीं है तो वो इस स्तर पर ही तय होगा। जैसे मान लीजिए कोई टीचर क्लास में बात कर रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर कि जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कोई सृजनात्मक कोई सूझ से कोई अंतर्दृष्टि से भरा हुआ तरीका बताओ जिसको अप्लाई करके बाद में बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके। तो कोई आपसे स्टूडेंट के सर हमें सेक्स को प्रमोट करना चाहिए, हमें सेक्सुअल एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, मॉडर्न सेक्स इस्तेमाल करना चाहिए। अब ये कोई एकदम सूझ का काम लिया क्या बता, और स्वच्छ भारत गाड़ी और लगा लीजिए गांव में, स्वच्छ भारत नहीं, बोलिए स्वच्छ भारत गाड़ी में लोगों को भर के ले जाओ और हर पर्वत चले जाओ, टोला जाओ बना तो बनावी से कमाई नहीं और जनसंख्या नियंत्रित हो जाएगी। ये सूझ से भरा हुआ है विचार, मौलिक है विचार, अगर सृजनात्मक की बात करो तो। लेकिन इस चरण पर आकर विचार खारिज हो जाएगा, ये अलग नहीं है, ये संभव नहीं है। तो इस तरह से कई बार हमारे पास सृजनात्मक या सूझ से भरा हुआ विचार आने के बाद भी वो चल नहीं सकता, मतलब ऐसा कहते हैं कि उसका यूज नहीं किया जा सकता। जैसे एक बार शायद मैं आपको बताया नहीं, कॉलेज के टाइम की बात थी, सूरज से प्रोफेसर हुए थे हमारे मोबाइल लेने के लिए, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास बताई मैंने आपको, ये फिर की बात पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सीसीटीवी वाली जो जितना भी सर्किट आजकल जो चल रहा है सिक्योरिटी बेसिस पे, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पार्ट है जिसको कहते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सारी चीजें मोबाइल में चल रहा है, मेरे नहीं इसमें कोई है ना, तो डिबेट देख लो, मैं दिखाने की बात नहीं है, बताओ चलो लिखो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, सूझ की चेष्टा लिखो, सूझ की चेष्टा लिखो ना, सूझ की चेष्टा लिखो, कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा, टेंशन मत लो। अधिगम के लिए आवश्यक है, ये मैंने भाभी की बात वापस लिखवा रहा हूं, अधिगम के लिए आवश्यक है कि संपूर्ण परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण किया जाए। देखो, तो प्रत्यक्षीकरण का मतलब समझो, प्रत्यक्षीकरण का मतलब फिर रिवाइज कर रहा हूं आपको, उस प्रोसेस में जितने भी एलिमेंट हैं उनका हर एक चीज का हर तरह से उपयोग होना चाहिए। कोई सीधी वाली बात, क्या पता है कोई चीज है लेकिन इसको इस तरह से लगा के इसको चढ़ा जा सकता है, ये नहीं पता हो, तो आपको कुछ नहीं देगा तो भी आप उसका प्रयोग नहीं करोगे। तो सूझ के लिए ये तो सबसे अनिवार्य चीज है कि आपको चीजों का प्रयोग उस तरह से करना आना चाहिए। दूसरा पॉइंट देखो, अगला पॉइंट, परिस्थिति के निर्माण के पश्चात, परिस्थिति के निर्माण के पश्चात यह आवश्यक है, परिस्थिति के निर्माण के पश्चात यह आवश्यक है कि समस्या व परिस्थिति में संबंध स्थापित हो। वही चीज है, आपको ऊपर जाना है, सीढ़ियां ऊपर जाने का काम करती हैं, आपको ये बताओ कि इस परिस्थिति में मेरे पास ये एक वस्तु है, इसको मैं अपने भले के लिए, फायदे के लिए उपयोग में ला सकता हूं। अगला लिखो, यह उद्दीपक व अनुक्रिया का साहचर्य नहीं है, अपितु साधन व साध्य के मध्य संज्ञानात्मक संबंध है। अभी तो साधन व साध्य के मध्य बनने वाला संज्ञानात्मक संबंध है, साधन साध्य के मध्य बनने वाला संज्ञानात्मक संबंध है। एक तरफ साधन है, साधन मतलब परिस्थिति की जितनी भी चीजें, एक तरफ आपका साध्य है, साध्य मतलब आपकी डेस्टिनेशन, आपका रिजल्ट, आपको जो पाना है, आपको जो बनना है। इन दोनों के बीच में आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके क्या करोगे, इन दोनों के मध्य आप अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके, अपने ज्ञान का प्रयोग करके कैसे रिजल्ट पाते हो, वो संज्ञानात्मक संबंध बनाना क्या है। देखो, संबंधवाद या संबंध की बात सबसे पहले किसने कही थी, थॉर्नडाइक ने। याद है, उसके सिद्धांत की विचारधारा यहाँ संबंधवाद नहीं बना था, लेकिन आपको मैंने उस समय भी बोला था कि थॉर्नडाइक से पूछा जाता है कि संबंध कैसे बनता है, मतलब ये तो बोलता है कि बुद्धि में संबंध कैसे बनता है, बार बार आप प्रयास करते हैं तो दुनिया में एक संबंध बनेगा। ये कहता है कि वो संबंध बुद्धि और अनुक्रिया के बीच नहीं बनेगा, अनुक्रिया तो है नहीं इसमें, इसमें तो आपको जहां तक पहुंचना है, जो भी चीज हाथ में आ रही है वो आपकी मदद करेगी, आप अपने दिमाग का कैसे इस्तेमाल करोगे, ये चीज है। किसी प्रश्न में ऐसा नहीं हर प्रश्न को हल करना जरूरी है, कुछ प्रश्नों को आप छोड़ भी आते हो, कुछ प्रश्न कुछ टॉपिक को नहीं पढ़ते हो, आप ऐसा पूरी सारी चीजें करके क्या होगा, और कहीं ये टॉपिक काम नहीं है, समझ आया नहीं, इस प्रश्न आएगा तो राइट करना बहुत मुश्किल है, छोड़ो। इस तरह से जो संबंध बनता है संज्ञानात्मक, वो क्या किसके अंतर्गत आता है, सूझ में। आओ अगली विशेषता देखो, सीखना यांत्रिक नहीं होता, सीखना यांत्रिक नहीं होता। देखो, ये स्टेटमेंट आ सकता है, यांत्रिक की बात कौन करते थे, व्यवहारवादी करते थे, खासतौर पर प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। स्किनर ने यांत्रिक की बात नहीं की है, स्किनर को साइड रखना, केवल वो दो ही यांत्रिक मानते थे, इसने तो स्किनर को खंडन किया कि यांत्रिक की बात यूज करो, सीखना यांत्रिक नहीं होता। आगे देखो, यह रचनात्मक, उद्देश्यपूर्ण, अन्वेषणात्मक होता है, अन्वेषणात्मक होता है, रचनात्मक, उद्देश्यपूर्ण, अन्वेषणात्मक होता है।
सोच के विकास के लिए किए गए प्रयास क्रमिक होते हैं, क्रमिक होते हैं, संगठित व संतुलित होते हैं, क्रमिक होते हैं, संगठित व संतुलित होते हैं। सूझ से दक्षता व निपुणता आती है, सूझ से दक्षता व निपुणता आती है। आप में जो दक्षता है, आप में जो निपुणता है, वो कैसे आएगी? सूझ के माध्यम से आएगी। सूझ का नवीन परिस्थिति में स्थानांतरण संभव है। हाँ जी, अभी समझाता हूं, एक सेकंड। नवीन परिस्थिति में स्थानांतरण संभव है। पहले ये समझाता हूं, नवीन परिस्थिति में स्थानांतरण मतलब है, जैसे आप गणित में 15 मिनट 20 मिनट 1 दिन 2 घंटे कुछ भी मान लो मेहनत करके आप एक टॉपिक के एक क्वेश्चन को सही से करना सीखे, तो आपके मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन आपको समझ आ गया तो उस तरह के सारे क्वेश्चन आपको अपने आप बनेंगे, है ना? इतिहास में ऐसा नहीं होता कि बाबर की आपको जन्म का वर्ष याद हो गया तो इससे आपको बाबर के जन्म का वर्ष याद नहीं होगा। लेकिन गणित में ये है कि अगर आपको परसेंटेज का एक क्वेश्चन करना आ गया तो परसेंटेज वाले क्वेश्चन भी कर लोगे, एक ही क्वेश्चन करना मुश्किल होता है, वो पूरी प्रयास हमारा उसी के लिए होता है। देखो दक्षता निपुणता एक तरह की सेम ही बात है। दक्षता का मतलब होता है कि आप कोई काम को करने में अन्य व्यक्तियों के मुकाबले कितना बेहतर हैं, उसी को आप दक्षता कहेंगे। आप कितनी प्रोफिशिएंसी है, आप कितनी स्किल है आप में, वही दक्षता कहलाएगी। दक्षता मतलब क्या है कि अन्य छात्रों के मुकाबले आप उनसे क्या छात्र मान लो, विषय मान लो, कुछ मान लो, हम कई बार किसी खिलाड़ी के बारे में कहते हैं यार ये ज्यादा बढ़िया खेलता है, तेंदुलकर आप धोनी को कंपेयर करो, तो तेंदुलकर ज्यादा अच्छा खेलेगा। अब कितना अच्छा खेलता है तेंदुलकर इसको नहीं बता सकते आप, ये तेंदुलकर से इतना अच्छा ज्यादा, अक्षय कुमार नवाजुद्दीन सिद्दीकी के अभिनय के ऊपर आप कमेंट कर रहे हो, अभिनय करके नवाजुद्दीन अक्षय से इतना 10 किलो ज्यादा अच्छा एक्टिंग करेगा, लेकिन आप नवाजुद्दीन इसके सामने तो मतलब कोई कुछ भी नहीं है नवाजुद्दीन के सामने। तो कहने का मतलब ये है कि वो अपने काम में दक्ष है, दक्ष इसलिए क्योंकि उसके पास क्या है, उस काम से उस पैसे से उस अधिक से हुई सूझ है। सूझ आपके पास जितनी होगी आपके अंदर उतनी ही दक्षता और उतनी ही निपुणता आएगी। क्लियर हुआ? हाँ जी, हाँ किसकी तरह? हाँ, अनुबंध से ज्यादा इसलिए हो सकता क्योंकि अनुबंध वाले सिद्धांत में लाइन मैंने बताई थी कि जटिल विषयों को पढ़ाने में अनुबंध वाले सिद्धांत काम में नहीं आएगा। किस सिद्धांत में? ये तो आपने खुद ही बात बोल दी। सूझ के तीसरे स्टेप में क्या लिखा है कि सूझ से सृजनात्मकता और सारी चिंतन प्रतीक की अवस्था में आते हैं। सूझ से सृजनात्मकता की चीज है जिसको हम सूझ बोल रहे हैं, उसी को सृजनात्मकता कहते हैं, उसी को सारी चिंतन कहते हैं। दक्षता का मतलब है कि आप किसी काम में कितने निपुण हो। एक ही बात कहने का सुनना, आप इसको ऐसे कह रहे हो जो आप अनुबंध के लिए मैं बहुत ज्यादा प्रयास करूंगा तो मैं अपने आप अभ्यास करने से निपुण होऊंगा, मान लिया हो गया निपुण, लेकिन उस निपुणता में आपका अगर दिमाग भी काम करना शुरू कर दे, या जो आप प्रयास करते हो दिमाग को साइड रख कर जाने वाले प्रयास कर रहे हो, मशीन प्रयास की, मैं कहूंगा दिमाग के साथ जुड़ गया, फिर बात बनेगी नहीं बनेगी। इसलिए दिमाग का भी आपने इस्तेमाल करने लगा, 24 घंटे सोच वही चीज रहे हो, काम उसी को कर रहे हो, तब तो दक्षता आएगी। भाई एक तरह से समझिए कि आप आज आपसे कुछ विद्यार्थी होंगे जो आर्ट एंड कल्चर की बहुत अच्छी होगी, कुछ विद्यार्थी होंगे जिनकी और उनकी हो सकता है ज्योग्राफी भी अच्छी हो, और उनकी हो सकता है पॉलिटिकल साइंस की अच्छी होगी, पेपर पेपर ध्यान रखते हैं, तो साथ से पॉलिटिकल साइंस से पढ़ते हैं, उन्होंने मेहनत करके आर्ट एंड कल्चर से पढ़े, पॉलिटिकल से पढ़े, रीजनिंग इंग्लिश पढ़े, लेकिन क्या उनको किसी उनमें से एक विषय में दक्ष या निपुण आ जा सकता है क्या? नहीं आ सकता। दक्ष निपुण तो यहाँ पे आके पढ़ा है क्योंकि वो 24 घंटे उसका सोचना समझना चिंतन करना सारी चीजें किस में लग रही है, उसी के केस में लग रही है। व्यवहारवादी तरीके से प्रयास करते हुए दक्षता हासिल करने की बात पे आपकी बात सत्य है। मैं कह रहा हूं कि अगर उसके साथ दिमाग भी जुड़ गया, व्यवहारवादी तो दिमाग को साइड में रखना, दिमाग को इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है वो करो, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा दिमाग और लग गया तो आपकी दक्षता किस तरह बढ़ जाएगी। एक तो व्यक्ति जो चीजों को रटकर याद कर रहा है, याद उसको भी हो रही है, एक तो चीजों को समझ कर याद कर रहा है, याद उसको भी हो रही है। जब मैं कहूं कि दोनों को बराबर याद है, रटने वाले को भी समझने वाले को भी, तो ज्यादा इंटेलिजेंट किसको मानोगे आप? समझने वाले को, क्योंकि वो उसको पढ़ने में किसका इस्तेमाल कर रहा है, साथ में दिमाग का इस्तेमाल। ये है ये बोलो आ जाओ। सूझ की पुनरावृत्ति संभव है, सूझ की पुनरावृत्ति संभव है। सूझ की पुनरावृत्ति संभव है का मतलब है कि सूझ को बार-बार आप रिवाइज कर सकते हो। रिवाइज मतलब रिपीट का मतलब आपने एक टॉपिक का क्वेश्चन यहां पढ़ लिया, वही है, वाली बात है। अब आप मान लीजिए ऐसे चीजें पढ़ देंगे, ये टॉपिक गणित का यहां से कोई आपने पढ़ लिया तो उसी काम आएगा क्योंकि आपने यहां से जो चीज सीखी है सूझ आपने वो वहां भी काम आ जाएगी। आप अगर मान लीजिए बैंक का एग्जाम देने सेम टॉपिक क्वेश्चन आ जाए तो वहां भी काम आएगा। तो एक बार की सूझ 2-3 जगह लग सकती है। जैसे मैंने कल क्या कहा था, बंदर वाला एक्सपेरिमेंट के बंदर को एक छड़ी दी गई, उसने छड़ी से सटा दिया, फिर जब पहले को दूर रखा गया तो उसने क्या किया, एक छड़ी से दूसरी छड़ी को थोड़ा करने लगा, तो वहां वो क्या कर रहा है, सूझ नवीन परिस्थिति में स्थानांतरण और पुनरावृत्ति ही कर रहा है। अभी विशेषता देखो सूझ की, अब ये दिक्कत हो रही है हैं? पता नहीं, ठीक है। नेक्स्ट विशेषता सूझ की, सूझ आयु व अनुभव से प्रभावित होती है। सूझ आयु व अनुभव से प्रभावित होती है। सूझ आयु व अनुभव से प्रभावित होती है। कोहलर ने इसे आहा अनुभव कहा है। कोहलर ने इसे आहा अनुभव कहा है। आहा अनुभव कहा है, कोष्टक में लिख लो यूरेका, और एक पॉइंट और लिख लो, सूझ की प्रकृति स्थायी होती है। विलोपन नहीं होता सूझ में, तरह से ये कह सकते हैं आप, क्योंकि दिमाग से आपने वो चीज सीखी है ना, उसका आधार उसकी फाउंडेशन क्या है, आपका खुद का मस्तिष्क है। तो मस्तिष्क